मैं प्रवक्ता हिंदी डाइट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आपके समक्ष आया हूँ। मेरा आज का उपविषय जो है वह है डीएलएड द्वितीय वर्ष के छात्रा अध्यापकों हेतु है। लेकिन जो आज का ये उपविषय है इसका लाभ जो है हर एक श्रोता ले सकता है, हर एक सुनने वाला जो है वो इससे लाभ उठा सकता है। मतलब कि आज का उपविषय है वैश्वीकरण एवं हिंदी। हिंदी के बारे में जो है लगभग सभी जानना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग जो है अल बेरूनी ने अपनी एक पुस्तक अल ए हिंद में किया है। फिर जो है जैसे जैसे भक्ति काल में जो है वो रचनाएं बढ़ती गईं, वैसे वैसे जो है वो हिंदी शब्द का प्रयोग जो है, हिंदी भाषा का प्रयोग जो है वो बढ़ता गया। अब मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ वैश्वीकरण और हिंदी भाषा से अभिप्राय। हिंदी भाषा जो है हिंद देश की भाषा है जो कि सिंधु नदी से भारत की तरफ वाला है। वैसे पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो एक ही देश था, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जो है जब राजभाषा की बात आई, राजभाषा का मतलब जो किसी देश की जो है भाषा हो, सारे सरकारी कार्यकलाप जो हैं, जो दस्तावेज हैं, उसी भाषा में जो है वो मुद्रित हों, लिखित हों, उसे जो है वो राजभाषा कहते हैं। तो इस राजभाषा का चयन करने के लिए जो है सर्वप्रथम जो है वो समस्या जब वो आज़ादी के बाद आई थी। तो राजभाषा का अर्थ मैं और स्पष्ट कर रहा हूँ कि जैसे बाह्य देशों में, बाहरी देशों में, विदेशों में जो है वो जो एक भाषा है वही राष्ट्रभाषा है, वही राजभाषा है, वही माध्यम भाषा है। इनके वही भाषा जो है वो राज करती है। इनके सारे राजकीय कार्य उसी भाषा में होते हैं। पूरे देश की भाषा है और पूरे देशवासियों की जो है वो आपस में संपर्क करने की जो है वो एक ही भाषा है। जैसे फ्रांस में जो है वो फ्रेंच है, फिर जर्मनी में जो है वो जर्मन है, इटली में जो है वो इतालवी है। तो ये उनकी राजभाषा वही है। तो भारतवर्ष में जो राजभाषा की स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जो भाषा किसी राज्य के सरकारी कार्यों में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा में केंद्रीय व प्रांतीय सरकारें अपने पत्र व्यवहार करती हैं। सरकारी आदेश एवं आज्ञाएं इसी भाषा में मुद्रित होती हैं तथा केंद्र एवं प्रदेशों के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य भी इसी भाषा के द्वारा होता है। राजभाषा सदैव देश में शासनात्मक राज्य की स्थापना में बड़ी सहायता पहुंचाती है। अब जो संवैधानिक स्थिति है, भारतीय संविधान में जो इसकी स्थिति है उसको जो है मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर रहा हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो किसी एक भाषा को राजभाषा बनाने के लिए जो है वो भ्रांतियाँ पैदा हो गई। जैसे कुछ लोग जो संविधान सभा की बैठक में बैठे थे उनमें जो है एन गोपाल स्वामी, नज़ीरुद्दीन अहमद वगैरह जितने जो शीर्ष नेता थे वो अंग्रेजी को राजभाषा बनाना चाहते थे। दूसरे लक्ष्मीकांत मैत्र, कुलाधार छालिया जैसे सदस्य संस्कृत भाषा को राजभाषा बनाना चाहते थे। सतीश चंद्र सामंत जी बंगला भाषा को जो है भारत की राजभाषा बनाना चाहते थे। लेकिन जो भारतवर्ष को आज़ाद कराने में जिन नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अहम भूमिका जिन्होंने निभाई है, महात्मा गांधी, सदी के महान पुरुष जवाहरलाल नेहरू, भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री मौलाना आज़ाद जैसे जितने जो है वो देश को आज़ाद कराने वाले शीर्ष नेता थे, वो सारे किसी एक हिंदुस्तानी भाषा को जो है
राजभाषा बनाना चाहते थे। लेकिन इन सभी के बीच में जो है एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि जो है राजभाषा तो हिंदी को बनाया जा सकता है, लेकिन जो राजकीय कार्य हैं, जो सरकारी दस्तावेज हैं, वो सारे के सारे जो है वो अंग्रेजी में मुद्रित हैं। फिर जो है जो न्यायालय की भाषा है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जितने भी न्यायालय हैं, उनमें जो भाषा है वो अंग्रेजी प्रयुक्त है। दूसरी समस्या ये आई कि जो हमारी हिंदी भाषा है, इसमें जो है वो तकनीकी शब्दावली की कमी है, इनके टेक्निकल वर्ड्स की जो है वो कमी है। लेकिन आज स्थिति क्या है कि किसी प्रकार के जो है तकनीकी शब्दों की जो है वो हिंदी भाषा में कमी नहीं है। हिंदी ने जो है अपने आप में विदेशी ही नहीं, भारतवर्ष में जो है वो 9 राज्यों में जो हिंदी बोली जाती है, 9 राज्य मतलब हिमाचल से लेकर के बिहार तक जो है 9 प्रमुख राज्य हैं, और जहाँ देश की जो है वो बहुत ज़्यादा आबादी रहती है, वो सारे के सारे हिंदी बोलते हैं। इन 9 राज्यों के अतिरिक्त जो समीपवर्ती सीमा से लगते जो राज्य हैं, उस सीमा के साथ जितने प्रदेशवासी हैं, उन राज्यों के निवासी हैं, उनकी जो भाषा है, संपर्क भाषा निकटवर्ती राज्य के साथ, वो हिंदी ही है। यही नहीं कि जो कर्नाटक में कन्नड़ है, तमिलनाडु में तमिल है, उड़ीसा में उड़िया है, बांग्लादेश में बांग्ला है, केरल में मलयालम है, महाराष्ट्र में मराठी है। ये जो हैं सारी भाषाओं के जो भाषी हैं, अब जो है वो हिंदी सुन करके जो है बात को समझने लग पड़े हैं कि वक्ता जो है वो अपने विचार जो है वो क्या रख रहा है, इसकी क्या ख्वाहिश है, क्या इच्छा है। तो भारतवर्ष में हिंदी ने जो है इन भाषाओं के शब्द, जैसे तमिल वगैरह के शब्द जो हिंदी के अतिरिक्त भाषाएं हैं, उनके शब्द भी जो हैं अपने आप में जो है वो मिश्रित कर लिए हैं। यही नहीं, हिंदी ने जो है जो विदेशी भाषाएं हैं, विशेष तौर पर अंग्रेजी है, तुर्की है, पुर्तगाली है, अरबी, फारसी है, इन बहुत सारी भाषाओं के, विदेशी भाषाओं के जो हैं शब्द जो है अपने आप में जो है वो मिश्रित कर लिए गए हैं। इस आधार पर जो है हिंदी भाषा को अब केवल हिंदी नहीं, एक मिश्रित भाषा की संज्ञा से भी अभिहित किया जा रहा है। फिर जो हिंदुस्तानी हैं, जो हमारे हिंदू हैं, जो कि अब पूरे विश्व में फैले हुए हैं, लगभग जो है 70% देशों में जो है हिंदू कहीं ना कहीं ज़रूर रहते हैं। तो जो एक प्रवासी हैं, उनको प्रवासियों की संज्ञा दी जाती है, वो भी जो है वो हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने में जो है वो दिन रात जुटे हुए हैं। वो जो है वो वहाँ पे बहुतायत में हैं। ऐसे जो है वो लगभग 25 के करीब जो है वो प्रमुख देश हैं। जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, कनाडा, म्यांमार, इंडोनेशिया, जापान, चीन, बड़ा देश, वहाँ भी जो है वो हिंदी भाषी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। हिंदी भाषियों की जो है वैश्विक स्तर पर जो है वो कोई कमी नहीं रही है। अब मैं बात दूसरी रख रहा हूँ कि हिंदी भाषी ही जो है वो वहाँ पे लोकप्रिय नहीं हुए हैं, लेकिन जो भारतीय कवि एवं लेखक हुए हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, उनका भी जो है वो अनुवाद उन देशों में जो है वो अनुदित कर लिया गया है। यानी कि उनकी जो अपनी जो भाषा है, जैसे रूसी भाषा है, जापानी है, इतालवी है, फ्रांसीसी, हंगरी वगैरह भाषाओं में, जैसे सूरदास के पद, तुलसीदास जी के पद, मीरा भाई के पद, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, यशपाल के उपन्यास, मोहन राकेश की कहानियाँ, इलाचंद्र जोशी वगैरह जितने राष्ट्रीय स्तर के कवि एवं लेखक हुए हैं, वो अब केवल राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन चुके हैं। उन सभी की रचनाएं जो हैं उन देशों के लोगों ने जो है, साहित्यकारों ने अपनी भाषा में जो है वो अनुदित कर ली हैं। अब मैं वैश्विक स्तर पर जो एक हिंदी का स्थान है उस पर आ रहा हूँ। वैश्विक स्तर पर मतलब जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वहाँ पर जो है 6 भाषाओं में काम होता है। अरबी है, चीनी है,
यानी कि मंदारिन, चीनी भाषा का नाम वास्तव में मंदारिन है। अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी और स्पेनिश 6 भाषाओं के अतिरिक्त जो 7वीं भाषा जो यूएनओ की भाषा बनने वाली है, यूएनओ के कार्य जो है वो जिसमें मुद्रित हैं होते हैं, उसमें जो है वो हिंदी को जो है वो स्थान मिलना जो है अभी बाकी है। थोड़े से देश जो हैं पुर्तगाली, जर्मनी, उर्दू वगैरह के समर्थक हैं। इसके पीछे जो है बड़ा कारण ये है कि जो हिंदी जो है, जो इसके भाषी हैं, वो केवल एक देश में जो है वो बहुतायत हैं, बाकी के देशों में नहीं हैं। कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि उर्दू भाषा के भाषी जो हैं कम हैं, लेकिन जो है वो इसके भाषी जो हैं वो देश ज़्यादा हैं। पुर्तगाली के देश ज़्यादा हैं, जर्मनी के जो है वो देश ज़्यादा हैं, लेकिन जो है वो दिन दूर नहीं कि जब जो है वो हमारे भारतीय शीर्ष नेताओं के प्रयासों से हिंदी जो है वो एक यूएनओ की जो है वो 7वीं भाषा जो है वो बनने वाली है। तो विश्व जो है एक गांव का रूप धारण कर चुका है, गांव का रूप ले चुका है। हिंदी भाषी लगभग सभी देशों में हैं, मिश्रित भाषाएं हैं, एक दूसरे देश की भाषाओं से जो है रूबरू जो है वो सारी दुनिया के लोग जो है वो हो रहे हैं। हिंदी जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो स्थान रखने जा रही है। यूएनओ में जो है वो अपनी जगह जो है बनाने वाली है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हिंदी जो है वो 7वीं भाषा जो है यूएनओ की जो है वो बहुत जल्दी बन जाएगी। तो अंततः मैं आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का जो है जो अपना आपने कीमती समय जो है वो मुझे दिया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आप सभी जो है वो इससे लाभ ज़रूर उठाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।